हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपल सीखो, योर अल्टीमेट गाइड टू क्लास 10 एसएसटी। और आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का ही चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपनी कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम की एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। पिछले चैप्टर में हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, तो उसी में से एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको कॉमनली हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What is federalism? अब फेडरलिज्म क्या है? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर जो पावर होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच, और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं यानी कि स्टेट्स होती है कंट्री की, उसके बीच में जो पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। जो एक फेडरेशन है उसके अंदर यूजुअली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पहला होता है the government that is for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट होती है वो होती है पूरे कंट्री के लिए, जो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कि होते हैं कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के। अब जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है फेडरेशन के अंदर, वो होती है एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट, जो स्टेट लेवल पे होती है और जो देखती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट पावर्स। अब जो भी दोनों ही लेवल है जो गवर्नमेंट्स के, उनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स होती है। अब आता है हमारे पास कंट्रास्ट बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, कि दोनों के बीच में, किसके बीच में, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है या कॉन्ट्रास्ट है। फेडरल सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसके अंदर जो लेवल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब कि हमारे जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स को एंजॉय करते हैं। और यूनिटरी सिस्टम कैसी होती है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी सिस्टम के अंडर या तो क्या होगा कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, या अगर एक लेवल के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट भी होगी तो वो सबऑर्डिनेट होगी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है। In federal system, the central government cannot pass the orders to the state government to do something। अब जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन एंड इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम के अंदर, उसकी खुद की पावर्स है और वो आंसरेबल नहीं है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स। अब एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनिटरी सिस्टम के अंदर, उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल तो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फेडरल सिस्टम में नहीं है आंसरेबल स्टेट गवर्नमेंट किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स आंसरेबल है टू द पब्लिक। ओके। अब आता है हमारे पास की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स या लेवल्स होंगे। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो डिफरेंट टीयर्स है गवर्नमेंट के, उसकी खुद की ज्यूरिस्डिक्शन होगी। अब ज्यूरिस्डिक्शन पहले क्या होता है? ये होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, कि किस एरिया के ऊपर किसी की क्या लीगल अथॉरिटी है। ठीक है। किस चीज़ के ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन है हमारी गवर्नमेंट की? लेजिस्लेशन कि या क्या वो अपने जो लॉज बना सकते हैं वो सब कुछ। टैक्सेशन की कितना % टैक्स या किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स हमारी जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो लगा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जो एग्जिस्टेंस होगी और जो अथॉरिटी होगी हर टीयर की जो हमारे गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ या जितनी भी पावर सब कुछ है अलग अलग टीयर्स की हमारे गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करेगा। The federal system has dual objectives, that is to safeguard and promote unity of the country। तो फेडरल सिस्टम का dual objective है, वो क्या है कि safeguard करना और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ द कंट्री को।
The changes in the fundamental provisions of the Constitution require the consent of both the levels of government. अगर कोई भी Constitution के fundamental provision को अगर change करना है तो उसके अंदर consent लगेगा दोनों levels of government का, that is the central government and the state government. Courts play a key role to interpret the Constitution and the powers of different levels of government. The Supreme Court plays the role of an umpire. कोर्ट्स हैं वो एक की रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन और जो पावर्स है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रोल प्ले करता है एज एन एम्पायर. नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स की वो क्लियरली मेंशन है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. एट द सेम टाइम इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी की. एन आइडियल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम होगा गवर्नमेंट का उसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और एग्रीमेंट होगा कि हम साथ रहेंगे. टू क्रूशल एस्पेक्ट्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. अब दो क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं किसके लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के लिए. फर्स्ट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो एग्री करने चाहिए टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और उनको एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट भी होना चाहिए कि जो दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है मेरे अलावा अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब एग्जैक्टली क्या बैलेंस होना चाहिए पावर का बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. अब यहाँ पे दो तरह के रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो फेडरेशंस हैं वो फॉर्म होती हैं. पहली है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और दूसरी है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो जो पहला रूट होता है वो इन्वॉल्व करता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो साथ आए खुद से एक फॉर्म करें एक बिगर यूनिट कि एक बड़ी देश बनाएं सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी. तो वो साथ आके सॉवरेनिटी को पूल करें और रिटेन कर सके आइडेंटिटी सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. This type of federation includes countries like USA, Switzerland and Australia. तो USA, Switzerland और Australia के अंदर कौन सी federations हैं? Coming together federations. Constituent states have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. अब जो constituent states हैं उनकी equal power है और वो उतनी ही strong है जितनी आपकी central या federal government है. Second is holding together federation. This is the route where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. ये एक ऐसा रूट है जिसके अंदर जो बड़ी कंट्री है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को डिवाइड कर देगी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बीच में जब पावर को स्प्लिट कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हो जाती है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरेशन. Here the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट्स. Sometimes some states are guaranteed special powers which make the power sharing unequal among the states. कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेट्स होती हैं जिनको स्पेशल पावर दी जाती है जिसकी वजह से जो पावर शेयरिंग होती है वो अनइक्वल हो जाती है स्टेट्स के बीच में. Now what makes India a federal country? अब इंडिया को क्या चीज़ है जो फेडरल कंट्री बनाती है? इंडिया emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. इंडिया emerge करा as an independent nation बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद. Soon after independence, several princely states become a part of the country. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि पार्ट बनी कंट्री का. The Constitution declared India as a union of states. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर करा इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. Although the Constitution didn't use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं पर भी वर्ड फेडरेशन यूज़ नहीं करा लेकिन जो हमारी इंडियन यूनियन है वो बेसिक इसके प्रिंसिपल पे है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है.
ऑल द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमने की फीचर्स पहले पढ़े थे वो सारे ही अप्लाई करते हैं टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और what we call the central government representing the Union of India and the state government। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली प्रोवाइड करे थे हमें 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करेगी द यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरी होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। एक थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म को भी ऐड करा गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायत होती हैं हमारे गाँव में एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हमें मिलती हैं शहरों में। जो ये डिफरेंट टियर्स थे हमारे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो ये लोकल गवर्नमेंट आई इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये अपनी इंजॉय करती है सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, लेजिस्लेटिव पावर्स, किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लिस्ट कंटेन करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। पहली यूनियन लिस्ट, नाम से ही कुछ पता लग रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट से थोड़ी सी रिलेटेड होगी, तो इसको पढ़ते हैं। दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। जो ये लिस्ट है वो इंक्लूड करती है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उन सब्जेक्ट्स को ये इंक्लूड करती है, सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communication and currency. These subjects are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। अब जो ये matters हैं इसी लिस्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इन मैटर्स के ऊपर। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले ही इन मैटर्स के ऊपर लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट से रिलेटेड ही होगा, स्टेट के पास पावर होगी। दिस लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब इस लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट है वो अकेले ही इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है। उसके बाद जो तीसरी लिस्ट आती है वो होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, दोनों के, किसके कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, marriages, adoptions and successions. Both the union as well as state government can make laws on the subjects mentioned in this list। जो हमारी यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं इस लिस्ट के अंदर। इफ़ द लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर ये लॉज कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो लॉज हैं मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर दोनों के बीच में कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये करेंगे, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग चीज़ बोल रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो जो लॉ बनेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास से वही प्रिवेल करेगा। तो जो भी फाइनल डिसीजन किसका आएगा इस मैटर में, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो होगा यूनियन गवर्नमेंट का। द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आर नोन एज रेजिडरी सब्जेक्ट्स। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में बने हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे मैटर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इन रेजिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकें। फिर आती है हमारी कुछ स्पेशल स्टेटस स्टेट्स। मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो भी फेडरेशंस होल्डिंग टुगेदर के साथ बनी हैं वहाँ पे जो इक्वल पावर्स हैं जो स्टेट्स को वो नहीं दी गई, वहाँ पे अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है।
हमने ये पढ़ा था पीछे भी। दिस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो जितनी भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन के अंदर, इंडिया के अंदर, उनको कोई भी आइडेंटिकल पावर्स नहीं दी गई हैं। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्टेट्स सच एज Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. अब जो states हैं जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको कुछ स्पेशल पावर्स मिली है अंडर द आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन स्टेट्स को ये स्पेशल पावर्स उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से मिली। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture and also preferential employment in government services. अब ये जो स्पेशल पावर्स हैं इनको इंजॉय करने को मिलती है इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, की जो लैंड है उसको बचाने के लिए, राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के खुद के लोग हैं उन लोगों के राइट्स को बचाने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, और उनको प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले गवर्नमेंट सर्विसेज में, इसलिए इनको ये सारी पावर्स मिली है। इंडियंस हु आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दीज स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। कोई भी इंडियन है जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है इन स्टेट्स का, कौन कौन से स्टेट्स, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का, वो इन जगहों पर कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते। Some special provisions exist for some other states of India as well. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. इंडिया के अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जो बहुत थोड़ी सी पावर इंजॉय करते हैं। These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. और इतनी बड़ी हैं कि उनको किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज करा जाए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन एरियाज़ को रन करने के लिए। अब ये एरियाज़ कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, या जैसे हमारी कैपिटल है दिल्ली, इनको हम क्या बोल देते हैं, यूटीज़ या यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। इन प्रेजेंट देयर आर 8 यूटीज़ इन इंडिया। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग किसके बीच में, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। Our constitution determines the extent of sharing of power among union and state government. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमिन करता है किस एक्सटेंट तक जो पावर होगी वो शेयर होगी किस किस के बीच, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। द पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज दिस। अब जो पार्लियामेंट अकेला इसको नहीं चेंज कर सकता, किसको नहीं चेंज कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब हमें पता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस होता है हमारा राज्यसभा और लोअर हाउस होता है लोकसभा। तो किसी भी चेंज के लिए पहले उसको पास होना पड़ता है दोनों जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट वहाँ से, विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी जब मिलेगी तभी कोई भी लॉ है वो पास होगा। Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. Legislature क्या है, जैसे पार्लियामेंट होता है जहाँ पे हमारे लॉज बनते हैं पूरी कंट्री के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं जहाँ पे स्टेट के लॉज बनते हैं। In case of any dispute regarding the division of power, the high courts and the supreme court make a decision. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसके रिगार्डिंग, डिवीजन ऑफ पावर के, किस किस के बीच में, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो जो हाई कोर्ट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिसीजन लेता है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। अब जो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं इनके पास ये पावर होती हैं कि वो रिसोर्सेज अपने रेज कर सके बाय लेविंग टैक्सेस। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं फेडरलिज्म को। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. Constitutional provisions ज़रूरी हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो सक्सेस हो, पर ये सफिशेंट नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in the country. अब जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म का इंडिया में वो एट्रीब्यूट करा जा सकता है किसको, जो हमारा नेचर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसको। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। The creation of linguistic states was the first and a major test for the democratic politics in our country.
जो क्रिएशन थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, वो पहला और एक मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी जो ओल्ड स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज को चेंज करा गया इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वॉज टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये इसलिए हुआ ताकि जो लोग सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वो सेम एरिया में रहे, वो सेम स्टेट में रहे। सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन दिस बेसिस बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड जोग्राफी। कुछ स्टेट्स थी वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनी थी, क्योंकि वो बनी थी जो डिफरेंसेस थे किस किस के बीच में, उनके कल्चर के बीच में, एथनिसिटी के बीच में और जोग्राफी के। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड करती हैं स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। सम नेशनल लीडर्स रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ ऐसे नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने रेजिस्ट करा जो डिमांड थी किस ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उनको लगता था कि इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो सकती है कंट्री में। बट जो उनका ये डर था वो रॉन्ग प्रूव हुआ, और इसकी वजह से जब उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी जो स्टेट्स बनी, उसके बाद से जो कंट्री थी वो ज़्यादा यूनाइटेड बनी। लैंग्वेज पॉलिसी। अब जो दूसरा टेस्ट इंडियन फेडरेशन के लिए आया वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया था। दो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ 40% इंडियंस की मदर टंग थी। Besides Hindi, 22 other languages are recognized as scheduled languages by the Constitution. हिंदी के अलावा भी 22 दूसरी लैंग्वेजेस थी जिनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. States to have their own official languages. States की भी अपनी official languages हैं. Much of the government work takes place in the official languages of the concerned state. According to the Constitution, the use of English was to stop in 1965. English language का जो usage था उसको 1965 में ही stop कर देना था. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continued. सारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी जिन्होंने डिमांड किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यूजेज कंटिन्यू रहे. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Central government ने respond किया by agreeing to continue कि वो continue रहेगा किसका, official language की तरह ही English का भी हिंदी के साथ साथ usage चलता रहेगा. Center-state relation. Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Though Indian Constitution has fixed the powers of the union and the state government, still the union government can have the influence over the state in many ways. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर्स है उनको पहले ही फिक्स कर दिया है, पर तब भी कई बार जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस दिखा सकती है स्टेट्स की गवर्नमेंट के ऊपर. In the past, central government many times misused the constitution to dismiss the state government that were ruled by the rival parties. Past के अंदर जो central government है उसने अपने misuse किया है powers को to dismiss the state government, ताकि वो dismiss कर सके state government उन states के अंदर जहाँ पे rival parties rule कर रही हैं. This undermined the spirit of federalism. The Indian scenario has changed after 1990. 1990 के बाद जो Indian scenario है वो change हो गया. This was the beginning of the era of coalition governments at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. It led to new culture of power sharing. जब कोई सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेके आ पा रही थी लोकसभा में, तो मेजर नेशनल पार्टीज थी वो अलायंस बनाना शुरू कर दिया उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ, जिसके अंदर रीजनल पार्टीज को भी इंक्लूड करा गया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. और यही एक नया कल्चर बन गया पावर शेयरिंग का. द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत मुश्किल बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट्स को. Decentralization in India. India is a vast country and cannot be run only through a two-tier system. States of India are very large and internally very diverse.
इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और सिर्फ 2 टीयर सिस्टम के साथ इसको चलाना बहुत मुश्किल है। स्टेट्स हैं इंडिया की, वो बहुत बड़ी हैं और खुद में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया को एक और नए टीयर की ज़रूरत थी गवर्नमेंट के, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से नीचे रहेगा। दस देयर इज़ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन ईच स्टेट। स्टेट के अंदर भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत थी। When power is taken from central and state government and given to local government, it is called decentralization. तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ क्या है, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, वो ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं जिसको हम सेटल कर सकते हैं एट द लोकल लेवल ही। लोकल गवर्नमेंट, देयर इज़ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। दिस लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करती है पंचायत विलेजेस में और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज में। But elections were not held regularly and local governments were not given any power by the state government. पर जो elections थे वो regularly नहीं हो रहे थे और जो local government थी उसको power नहीं दी जा रही थी state governments के पास से। A major step was taken in 1992 towards decentralization. एक मेजर स्टेप लिया गया 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ताकि जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी था वो ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बन सके। द प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट आर, कौन कौन से प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए ताकि लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, वो थे इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस रेगुलरली टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बना दिया गया कि जो इलेक्शंस हो वो रेगुलरली हो लोकल गवर्नमेंट के। Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for the SCs, STs and OBCs beside women. सीट्स को रिजर्व करा गया SCs, STs, OBCs और women के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर women. जितनी भी पोजिशंस हैं उसका 1/3 जी वो रिजर्व कर दी गई women के लिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाई गई हर स्टेट के अंदर ताकि जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं वो आराम से कंडक्ट करे जा सके। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, पंच एंड अ प्रेसिडेंट, सरपंच। अब इस काउंसिल के अंदर बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच बोलते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द वार्ड और विलेज। उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जो अडल्ट पॉपुलेशन है उस विलेज की या वार्ड की। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब जो हमारी ग्राम पंचायत है वो किसके अंडर काम करती है, ग्राम सभा की सुपरविजन के अंडर काम करती है। ग्राम सभा meets at least twice or thrice in a year to approve annual budgets and to review the performance of the ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम सभा है वो कम से कम 2 या 3 बार साल के अंदर मिलती है ताकि अप्रूव कर सके एनुअल बजट को और रिव्यू कर सके परफॉर्मेंस ग्राम पंचायत की। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत को ग्रुप करा जाता है साथ में पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बनाने के लिए। The members of this representative bodies are elected by all the पंचायत members in that area. जो इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं पंचायत के मेंबर्स उस एरिया के। जिला परिषद, ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जितनी भी पंचायत समितिज हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बनाती हैं जिला परिषद को। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जितने भी मेंबर्स होंगे जिला परिषद के वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। Moreover, members of the Lok Sabha, MLAs of the district and some other officials of other district level bodies are also its member. इसके members में लोक सभा के members, MLAs उस डिस्ट्रिक्ट के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ हैं उसके ऑफिशियल्स भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज इट्स पॉलिटिकल हेड। म्यूनिसिपैलिटीज़, local bodies exist for urban areas as well.
म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन्स, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो टाउन्स में होते हैं. बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं. बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड एमसीज आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन. मेयर इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो मेयर होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ताकि जो डेमोक्रेसी है वो डीप तक हमारी कंट्री में पहुँचे. Most state governments have not transformed significant powers to the local government and have not given adequate resources to them. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं दी हैं लोकल गवर्नमेंट को, और उनको अभी तक पूरे रिसोर्सेज नहीं दिए गए हैं. और यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो.